धैर्य बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गांधी जी ने ऐसा कहा और ये कोट आरबीआई गवर्नर ने रखा है। यानी जिस इन्फ्लेशन या इन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई सरप्राइज़ नहीं है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। सब कुछ एज इट इज़ रखा गया है। 5:1 का डिसीजन था कि रिपो रेट सेम रहेगा 6.5% पे, और एसडीएफ, एमएसएफ और बैंक रेट भी सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। इसके साथ ही जीडीपी का अनुमान और सीपीआई का अनुमान भी FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अनचेंज्ड रखे गए हैं। लिक्विडिटी अगर सिस्टम में थोड़ी ज़्यादा हुई थी तो उसको उन्होंने वीआरआर के ज़रिए या वेसएफ के ज़रिए उन्होंने इसको मैनेज किया है अप्रैल के पहले 2 दिनों तक भी। फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़बरदस्त भरा हुआ है और उम्मीद है कि रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और तमाम रूरल इकोनॉमी की जो चिंताएं थी वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो नो सरप्राइज एज इट इज़ है। हालांकि चिंता थोड़ी क्रूड को लेकर के है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन नंबर्स में या प्रोजेक्शंस में उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ हैं, सीधे चलते पहले उनके पास। डॉक्टर जोशी, आपने क्या पिक किया? क्या खास इस पॉलिसी में था या बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं था? यही सबसे अच्छी बात है। देखिए, सरप्राइज नहीं था, ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज और शॉक कोई नहीं था, पर 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इकोनॉमी एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति में है। गोल्डी लॉक सिनेरियो जिसे बोलते हैं, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। उस ग्रोथ अच्छी बनी हुई है, साथ में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है तो आरबीआई के पास पॉलिसी स्पेस है टू परस्यू इट्स इन्फ्लेशन टारगेट। तो वो अभी, इसका मतलब ये है कि अभी वो कोई उनको, दे आर नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड रीड आउट ऑफ इट। और जब तक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, आई थिंक दे विल परसिस्ट विद दिस स्टांस इफ इन्फ्लेशन डजंट कम टू 4%। और तीसरी बात यह है कि जनरल कॉशन जो है बाहर के सेंट्रल बैंक्स में भी देखा है, हमारे आरबीआई में भी देखा है। तो आरबीआई अभी फिलहाल, ये हमारा मानना यह था कि जून में रेट कट होगा, पर हो सकता है कि वो थोड़ा उसको डिले भी कर दे। डिपेंड करेगा कि कैसे कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें क्या स्थिति उत्पन्न होती है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि मॉनसून की नॉर्मलसी की बात की जा रही है, जो रूरल डिमांड और इन्फ्लेशन दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ साथ कच्चे तेल के दाम अगर 90 से ऊपर जाके टिक जाते हैं तो वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी के लिए वो एक एडवर्स फैक्टर होता है, तो उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, और आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो फर्मली 4% इन्फ्लेशन टारगेट को परस्यू कर रहे हैं, और इसको और ग्रोथ स्ट्रांग है, तो इसलिए उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको टारगेट को परस्यू कर सकें। ओके, इस बीच मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। निफ्टी 20 पॉइंट केवल नीचे है और मिड कैप में तो फिर से बाइंग देखने को लगातार मिल रही है, और बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है। जितने ग्लोबल क्यूज सुबह खराब थे उसके सामने मतलब आधे घंटे के लिए पॉलिसी ये भी सुन रहे थे मार्केट वाले, अब वो फिर से अपने पुराने जो पैरामीटर्स थे उसी पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ मेरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के CIO महेंद्र कुमार जाजू जी हैं। महेंद्र जी, आपने क्या पिक किया पॉलिसी में? कुछ खास चीज़ आपको दिखी? महेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। एक चीज पॉलिसी में बहुत स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अभी एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में है। ग्रोथ का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है, तो उनके हिसाब से इन्फ्लेशन जहाँ काफी ऊंचे लेवल पे था वहां से काफी कुछ इम्प्रूव हो गया है। लेकिन जो अभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, और जैसा जोशी जी ने बताया कि ऑयल प्राइसेस अभी 90 के आसपास आ गए हैं, तो उसको लेके आरबीआई किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है रेट काटने को। तो मेरे ख्याल से आरबीआई ने अपने आप को एकदम बहुत स्ट्रांग पोल पोजीशन में स्टैब्लिश कर लिया है, और जिस तरफ आगे चल के इकोनॉमी मोड़ लेती है उसके हिसाब से वो एक्ट करने के लिए तैयार है। और ये पॉलिसी में रेट कट करने के लिए स्पेस ओपन हो गया है, ये बहुत क्लियर है। सो उसके हिसाब से मुझे लगता है जो मार्केट्स है वो भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ अब रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से स्टेबल रहेंगे और थोड़ा नीचे आने चाहिए।
तो जोशी एक चीज़ बताइए कि इन्फ्लेशन का 4.5% का टारगेट है 25 का, जबकि क्रूड 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी नीचे आने की कोई संभावना नहीं। जिस तरह का माहौल बना हुआ, खाड़ी में झगड़ा फसाद चल रहा है, यूएस के इलेक्शंस में पता नहीं कितना मैनेज करेंगे। दूसरा, कमोडिटी साइकिल में अप ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 15-20 दिन या एक महीने में, फेरस, नॉन फेरस, वैल्यूएबल, सारी तरह की कमोडिटीज़ में। तो ये जो 4.5% पे ही रहेगा, उसके पीछे आप क्या तर्क दिखता है? देखिए 4.5% के पीछे पहला तर्क तो यह है कि अभी उन्होंने अपनी ऑयल फोरकास्ट मेरे को लगता नहीं है कि अभी चेंज की है। हमारा मानना यह है कि 80 to 85 रेंज में ऑयल ट्रेड करेगा। अगर उससे ज्यादा रहता है तो क्लियरली एक तरह से वो महंगाई की दर के लिए भी एक अपसाइड रिस्क रहेगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, आपकी बात सही है कि कमोडिटी प्राइसेस भी कच्चे तेल के साथ और में थोड़ा सा सख्त उसमें फर्मनेस दिखाई दे रही है। तो ये अब होगा अगले साल, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स इस तरह से ऑपरेट करेंगी कि अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि बेस इफेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, तो फूड इन्फ्लेशन नीचे आएगी काफी शार्पली। और उसके साथ साथ आपकी जो कोर इन्फ्लेशन जो अभी बहुत नरम चल रही है, वो थोड़ा सा पिकअप करेगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनीज भी उसको आगे पास ऑन करेंगे। तो जो नंबर 4.5 का है उसमें फूड इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाती दिखाई देगी और कोर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर की तरफ जाती दिखाई देगी। ओके, गुरमीत जी के पास चलते हैं। गुरमीत जी, मार्केट को तो कोई शॉकर नहीं मिला, हालांकि उम्मीद भी नहीं थी मार्केट वालों को कि रेट कट अभी होगा फिलहाल, तो सब कुछ ठीक ठाक है। आप अपने पुराने ट्रिगर्स हम लोग देखें, यूएस पढ़े रोज सुबह उठ के, आप यहाँ के म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें। नीरज जी, मेरे हिसाब से तीन चीजें बहुत नोटवर्दी थी पॉलिसी में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले उन्होंने डिमांड को ब्रेकअप दिया कि राबी क्रॉप अच्छा है, वीट का एक रूरल डिमांड को लेकर स्ट्रेस था। खरीफ क्रॉप का बोला कि सोइंग अच्छा और अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए अगर नॉर्मल मानसून रहा। उन्होंने वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी बात करी कि ये ब्रॉड बेस हो रहा है। तो जो हम कैपेक्स रिकवरी की बात करते हैं, वो एक तरीके से आरबीआई ने जो है उस पर एक, मैं बोलूंगा एक तरीके से मोहर लगाई है छोटी सी, कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, कि अभी भी अर्ली स्टेज है। तीसरा उन्होंने बोला एक्सटर्नल डिमांड भी थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट डबल डिजिट ग्रो हुआ फरवरी में। तो जो इकोनॉमी के तीनों सिलेंडर्स होते हैं, कंजम्पशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड सर्विसेज होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, और रूरल पार्ट स्पेशली कंजम्पशन का, चारों पे कॉन्फिडेंस दिखाया। और आपको ध्यान होगा अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन 7.8 था, आज 5.1 है, और आरबीआई ने ग्लाइड पाथ दिया है कि Q1 में कितना होगा, Q2 में कितना होगा, Q3 में कितना होगा, और 4.5% का पूरा एक ग्लाइड पाथ दिया है। मुझे लगता है ये बहुत रीअश्योरिंग है। तो ये मार्केट जो है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। और एक उन्होंने एक बात बोली कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उतनी जवाबदारी है बैंक्स की और एनबीएफसीज की जितनी रेगुलेटर की है। तो मुझे लगता है यहाँ मैसेज बहुत क्लियर है कि जो ग्रोथ है सिस्टम की, क्रेडिट ग्रोथ, उनको रिस्पॉन्सिबली ग्रोथ चाहिए, और कोई भी नॉन कंप्लायंस जो है वो टॉलरेंस के जोन में नहीं रहेगा। हमने देखा आरबीआई का एक्शन पिछले कुछ महीनों में कि कैसे उन्होंने किया। तो ये एक मैसेज है, साइलेंट मैसेज फाइनेंशियल्स को। मुझे लगता है ये पॉजिटिव है फाइनेंशियल्स के लिए। लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो रही है, उन्होंने वीआरआर ऑप्शंस बताया, इस वजह से आपको शायद बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिला है। और मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर पे फाइनेंशियल्स जो थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग थे वो लीड करेंगे रैली को। और एक लास्ट पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जो एलिफेंट था रूम का 2 साल पहले, वो वापस फॉरेस्ट में चला गया है, और हम चाहते हैं वो फॉरेस्ट में रहे ड्यूरेबल बेसिस पे। तो ये जो लास्ट लेग होता है इन्फ्लेशन का, ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है कि रेट कट भी आएगा, पर थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें डिले हो सकता है 2 महीना 3 महीने। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बैलेंस अप्रोच चाहिए ग्रोथ का। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्रोथ देखी थी वो कंजम्पशन ड्रिवन थी, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की फाइनेंसिंग हो रही थी, उस पर आरबीआई ने फिर एक लगाया, थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया, तो वो डाउन हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि ज़्यादातर कैपिटल एसेट्स के लिए फाइनेंसिंग हो, या लोग जो कंज्यूम करें वो भी कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में करे। क्या ये अप्रोच जाते हुए आगे बैंकों के लिए थोड़ी दिक्कत खड़ी करे क्या? क्योंकि बैंक तो अभी तक ऐसे मोड में चल रहे हैं कि छोटे छोटे लोन ही बांट के काम चलाया जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जी। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 2 साल में 55% ईपीएस ग्रोथ है, लेकिन बैंक निफ्टी 13-14% ही चला है। पूरा बैंक निफ्टी आपको 16 टाइम्स पे मिलता है। और अब आप क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे, अगर आप नतीजे देखिए, अभी आपने जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, इवन बजाज फाइनेंस देखिए आप, डिस्पाइट जो उनको बैन है ई कॉमर्स पे और इंस्टा ईएमआई कार्ड्स पे, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। न्यू कस्टमर एडिशन थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंक्स और अच्छी एनबीएफसीज हैं उनके लिए एडवांटेज है। जब भी एनवायरनमेंट थोड़ा टफ होता है रेगुलेशन वाइज, लिक्विडिटी वाइज, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज अच्छा करती है। दूसरा जो मैंने बोला कि जो
फोकस है आरबीआई का वो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की तरफ भी है। वो रिटेल डायरेक्ट पे बार बार चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी आपके शो में बात करी थी कि बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हम थोड़ा इक्विटी से कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। 7.1 का यील्ड है और अगर एक साल बाद यील्ड 6.25 6.5 आ जाता है तो आप बॉन्ड में डबल डिजिट रिटर्न बनाएंगे। तो आरबीआई उसको भी इंकरेज कर रहा है। तो ये जो बड़ा थीम है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है वो ओवरऑल सेक्टर के लिए अच्छा है, स्पेशली फाइनेंशियल के लिए। श्री चतुर्मोदा जी, आप इस पॉलिसी को सुनने के बाद अब क्या बाइंग लिस्ट अपनी बना रहे हैं, क्या क्या खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग नीरज भाई। तो देखिए मेरे हिसाब से बैंकिंग में तो जबरदस्त एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट सबसे अच्छी आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर के अंदर में है। चाहे आप प्राइवेट बैंक्स देखिए जो 2.4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। चाहे आप 3 ईयर 5 ईयर एवरेज देखें तो ये सभी एक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे। डिपॉजिट ग्रोथ की थोड़ी कंसर्न मार्केट को थी, पर जैसे ही देखिए HDFC बैंक ने अपने डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स, कासा के नंबर्स इंडिकेट किए, हमने देखा कि इस तरह से एक अच्छी री रेटिंग या अच्छी बाइंग इंटरेस्ट HDFC बैंक के स्टॉक में भी देखने को मिली। और HDFC बैंक का जिस तरह से वेट है इंडेक्स के अंदर, अगर से ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब रिकवरी दिखाना शुरू कर रहा है और जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और कंटिन्यू रहेगी, तो ये एक जबरदस्त मेरे हिसाब से पूरे बैंकिंग को पॉजिटिव बूस्ट देगा। और दूसरा है PSU बैंक्स। तो देखिए आपने कहा कॉर्पोरेट फोकस जो बैंक्स हैं उनके अंदर तो ग्रोथ बनी है, क्योंकि ये केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियल स्टेट के अंदर जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है उसके अंदर PSU बैंक्स सबसे बड़े बेनिफिशियरी, क्योंकि इनका कॉर्पोरेट जो बुक है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और आप देखेंगे कि ये बैंक्स भी आज की डेट में 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ही ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जो लोन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 16-17% की आ रही है। नेट NPA के नंबर्स बहुत ही लो लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। तो ये सारी चीजें PSU बैंक्स के लिए भी काफी पॉजिटिव है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि पहले तो मैं अगर से बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं समझता हूं 50,000 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को नजर आएंगे। लार्ज कैप की बात करूं तो HDFC बैंक आज की डेट में हमारी अब एक टॉप पिक रहेगी एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और PSU बैंक हमें काफी पसंद है और उसमें कैनरा बैंक मुझे लगता है एक अच्छी खासी यहां से तेजी दिखा सकता है। डिस्क्लोजर रहेगा कि ये स्टॉक्स जो हमने चर्चा की हमारे पोर्टफोलियोज में इनको हमने जगह दी हुई है। महेंद्र जी, ये वाला सवाल आप थोड़ा सा आप समझिए। HDFC बैंक की तो डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक दिखी है, जो बिजनेस अपडेट आया, ये इसलिए तो नहीं कि चूंकि सबसे बड़ा बैंक है इसलिए वो उसका नंबर बहुत अच्छा दिख रहा है, या अक्रॉस सेक्टर ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है जिसको लेकर के बैंक बहुत परेशान थे? देखिए डिपॉजिट ग्रोथ अभी बैंकों का इम्प्रूव हो गया है एंड जनरली वो सारे बैंक्स का हो रहा है। HDFC बैंक का भी डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज लास्ट 4-6 महीनों में बैंक्स ने डिपॉजिट के रेट बढ़ाए हैं। तो 2022 से जब रिजर्व बैंक ने रेट हाइक करना शुरू किया तो उस समय सिस्टम में लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक थोड़ा सा लैग था बिटवीन बैंक्स ने जब डिपॉजिट रेट बढ़ाए और जब उनको लिक्विडिटी का कंजम्पशन हुआ। तो लास्ट 2-3 पॉलिसी में गवर्नर साहब ने भी बार बार इस चीज पे एम्फेसिस दी कि बैंकों को डिपॉजिट अपना बढ़ाना चाहिए। और सो अभी लगता है कि वो जो एक थोड़ा सा गैप आ गया था उसको सारे बैंक्स ने उस पर फोकस किया है। तो मेरे ख्याल से आगे जाके उनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो या जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे, आप चूंकि सरकार ने भी पिछले एंट्रीम बजट में कहा था कि वो कम बोरोइंग करेंगे और फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना है उनको, और अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग रेट जो है वो बहुत नीचे, उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। तो क्या जब आप बैंक और फाइनेंशियल की आप भी बात करें, आशीष जी बात करें, तो उन बैंकों को चुनना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जहाँ पे कॉर्पोरेट लेंडिंग होगी, वहाँ पे ज़्यादा तेजी बनेगी? जी मेरे से है सर? हाँ जी गुरमीत सर, आपसे। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम एक कैपेक्स साइकिल में है तो ऑब्वियसली होलसेल लेंडर्स को थोड़ा बेनिफिट है, पर जैसे हमने HDFC का नतीजा देखा, उन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट लोन बुक को थोड़ा सा स्लो किया, रिटेल और रूरल को ज्यादा किया। फेडरल बैंक भी हाई यील्डिंग मिक्स वाले जो लोन्स है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि निम्स पे प्रेशर है। तो मुझे लगता है हाई यील्डिंग लोन्स पे शॉर्ट टर्म में ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको निम को डिपॉजिट में जो है तो मुझे लगता है कि जो अच्छा मिक्स है जिसका वो अच्छा करेगा। फेडरल बैंक ने मिक्स ऑफ 55-45 कर लिया है। बजाज फाइनेंस कंजम्पशन ड्रिवन अच्छा कर रहा है। आपने देखा होगा 8.3 करोड़ कस्टमर्स हो गए ऑलरेडी। तो अच्छा जो मिक्स होगा मुझे लगता है वहां पर जो पॉकेट्स हैं जिसमें RBI कंफर्टेबल नहीं है, IPO फाइनेंसिंग, गोल्ड फाइनेंसिंग, शॉर्ट टिकट पर्सनल लोन्स, तो वहां पे मुझे लगता है कि वो सटल मैसेज भी जा रहा है कि आपको उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिस्टम में कोई एक्सेस बिल्ड ना हो। और यहाँ मैं RBI की दाद दूंगा, कहीं भी अगर एक्सेस बिल्ड हो रहा है
रेगुलेटर काफी प्रोएक्टिव है उसको एड्रेस करने में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव है और बहुत बैलेंस अप्रोच हमेशा लेके चलते हैं। जोशी सर, आपसे एकदम छोटा जवाब चाहिए आपसे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। रेट कट की उम्मीद हम लोग कब रखें, अक्टूबर में, नवंबर में, या फिर इंतजार करेंगे जब फेड कट करेगा तभी हम सोचेंगे? देखिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि फेड शायद जून में भी काट सकता है, तो उसी हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जून में भी रेट कट हो सकता है। पर अभी जिस तरह का कम्युनिकेशन आरबीआई से आया है आज, ऐसा लगता है कि कोई उनको जल्दी नहीं है रेट काटने की, और अगर जो डायनेमिक्स हैं वो इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा एडवर्स होते दिखाई देंगे तो वो अभी फिलहाल रेट कट को होल्ड में रख सकते हैं। पर ये बात निश्चित है कि मॉनेटरी पॉलिसी का साइकिल अब टर्न होने वाला है। प्रिसाइजली एग्जैक्ट कब होगा वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि लास्ट लेग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इन्फ्लेशन रिडक्शन का। एक्चुअली प्लेटो बन गया है, कहाँ से घूमेगा इसका समय बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। हालांकि अगर ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है तो फिर रेट काटने की इतनी जल्दबाजी किसी को नहीं होती। ये बात यूएस में भी हम लोग देख रहे हैं और ये बात यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लार्जली मैनेज्ड ही है यहाँ पे, तो कोई सरप्राइज नहीं है। मार्केट इसको लेके ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। फिलहाल इस शो में यहीं पे समाप्ति लेंगे। आप सभी मैनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पॉलिसी हम लोगों को समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।